धन्यवाद सभापति जी। कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2016 पे बहुत सार्थक चर्चा हुई है। 18 लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया है। कांग्रेस के बहुत ही विद्वान साथी प्रोफेसर के.बी. थॉमस साहब ने इस चर्चा को प्रारंभ किया। मैं सबका धन्यवाद करता हूं और जो कुछ बिंदु आए हैं वो मुझे लगता है कि इन्होंने जो अभी हमने ऑफिशियल अमेंडमेंट मूव किए हैं वो कुछ शायद नहीं देख पाए होंगे, इस वजह से आए हैं। जैसे दो बिंदुओं पे बहुत से लोगों ने चर्चा की, करीब करीब सभी ने। रेस्ट्रिक्शन ऑन लेयर्स ऑफ कंपनीज, अलाउइंग अनरेस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट क्लॉज फॉर कंपनीज, ये दो बिंदुओं पे बहुत चर्चा की। एक CSR पे भी की। मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहता हूं कि ये जो दो बिंदुओं पे जो चर्चा कर रहे थे, ये दोनों बिंदु आर प्रपोज टू बी ड्रॉप्ड फॉर विच ऑफिशियल अमेंडमेंट हैव बीन मूव्ड। Already our minister have moved official amendment for that. The official amendment therefore should satisfy the concern on the above matter raised by some of the member. पहला तो मेरा ये इस संबंध में कमेंट करना है। दूसरा, CSR के बारे में भी करीब करीब सभी लोगों ने चर्चा करते समय भाग लिया है। कंपनीज एक्ट की धारा 135 CSR की परिभाषा को परिभाषित करती है और सेक्शन 134/3 ये प्रावधान करता है कि ऐसी कंपनियां जो 135 में एलिजिबल है वो अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करेगी। और सभी मेंबरों ने ये कहा कि इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा मंत्रालय। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नोटिसेस दिए हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने। कुछ कंपनियों ने जवाब नहीं दिया, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन अलग किया है, इसलिए हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मैं पहला इस संबंध में कहना चाहता हूं, जिन लोगों को भी CSR के बारे में डाउट है वो मंत्रालय में भी चर्चा कर सकते हैं। ये पहली हमारी ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने CSR में जिन्होंने खर्चा करना शुरू नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी प्रारंभ कर दी है मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने। दूसरा एक विषय बार बार आया कि 2013 का जो एक्ट था उसके कई सेक्शन राजीव सातव साहब भी जिक्र कर रहे थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज की तारीख तक खाली 3 सेक्शन हैं कंपनीज एक्ट 2013 के जो कमेंट्स नहीं हुए, बाकी सारे हो गए। ये 184 का फिगर आप कहां से लाए मुझे जानकारी नहीं है। और दूसरा, तो आप शायद पुराना बिल पढ़ रहे होंगे, आप शायद पुराना बिल पढ़ रहे होंगे। दूसरा प्रोफेसर, हाँ, उसको इंट्रोड्यूस हुए भी महीना हो गए हैं, ऑफिशियल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस। दूसरा, बहुत लोगों ने ये जिक्र किया, करीब करीब सभी ने, स्वागत राय समेत। और अभी मैं हमारे जो पुराने साथी हैं निशिकांति दुबे, जो उस कमेटी के बहुत पुराने साथी हैं, शायद परमानेंट सदस्य हैं, उनसे भी चर्चा कर रहा था। हाँ, फाइनेंस कमेटी के सदस्य 15वीं लोकसभा में भी थे साहब। NCLT और NCLAT ये 1 जून 2016 से ऑपरेशनल है सर। यस सर, इट इज ऑपरेशनल। आप कभी जाकर के जो हमारा ROC का दफ्तर है, जो RD का दफ्तर है, उसके आसपास देखिए तो सही, NCLT और NSLT चालू है। हाँ, उसमें कुछ स्टाफ की कमी है जिसका सर प्रेमचंद्र जी, इट इज फंक्शनल सर। आप कंटिन्यू करें, आप बोलते रहे प्लीज। आई कैन टेल यू योर स्टेट आल्सो, लेकिन आपने कहा चालू नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? फंक्शनल है। मैं कई जगह जाके आया हूं, मैं खुद जाके आया हूं एज ए मिनिस्टर। और कई जगह हाईकोर्ट ये कहता है कि भी NCLT हमारा जो हाईकोर्ट स्थित है यहां होना चाहिए।
वो कार्रवाई भी सरकार कर रही है। तो मैं इसके माध्यम से इनिशियल कमेंट जो ये मुझे करने थे, उसके बाद जो बिंदु आए हैं 2-3, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। थॉमस साहब ने जिक्र किया कि आपने 2013 के एक्ट के उद्देश्य को डाइल्यूट कर दिया। ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया सर। और जो आपने 2 लेयर और ऑब्जेक्ट क्लोज का जिक्र किया, वो मैंने आपको जिक्र कर दिया कि ऑफिशियल अमेंडमेंट में जो आपकी कंसर्न है वो हमने उसको हल किया इसके अमेंडमेंट के माध्यम से। एक आपने जिक्र किया कि 8 नवंबर के डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या कंट्री को फायदा हुआ, ऐसा बिंदु और कई ने भी जिक्र किया और कई फायदे हुए हैं, लेकिन एक फायदा मैं गिनाता हूं। डीमोनेटाइजेशन के बाद इस देश में 91 लाख नए करदाता जुड़े हैं। ये देश को सबसे बड़ा लाभ हुआ है डीमोनेटाइजेशन से। आप टैक्स पेड बढ़ेंगे राजीव जी, टैक्स रेट बढ़ेगा, टैक्स बेस बढ़ेगा, तब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी के लिए पैसा मिलेगा ना, तब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्कूल के लिए कक्षा कक्ष बनेंगे ना, तब आपके यहां जिनके पास छत नहीं उनको सबको छत मिलेगी ना। टैक्स नेट और टैक्स रेट बढ़ा है डीमोनेटाइजेशन के बाद, ये आंकड़े बोलते हैं। अब आगे चलने दीजिए प्लीज, आगे चलने दीजिए मैं प्लीज, अब हो गया काफी, चलने दीजिए। हमारे दल की तरफ से किरीट सोमैया साहब बोल रहे थे और उन्होंने कुछ जिक्र किया है एक्स डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के और कुछ बारे में। आपने कहा 50 की लिस्ट है, आप लिस्ट दे दीजिए, जो एज पर लॉ होगा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ईमानदार लोगों के पक्ष में खड़ी है। आपने सीए डे में माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, जिसका जिक्र राजीव जी कर रहे हैं। उसका सारांश, उस भाषण का सार क्या है? उस भाषण का सार यह है राजीव जी कि ये सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है और ईमानदारियों के पक्ष में। यही तो सार है उसका, और कोई सार नहीं। इसलिए किरीट जी जो आपने चिंता प्रकट की है उसका भी मुझे लगता है जल्दी ही समाधान होगा। एक में एन.के. प्रेमचंद्र साहब ने बड़ा एक विषय रखा और आपने इन योजनाओं को स्लोगन बता दिया। यू आर ए वेरी सीनियर मेंबर एंड यू आर ए बेस्ट, आई थिंक यू आर ए बेस्ट पार्लियामेंटरी आल्सो। डिबेट भी बहुत अच्छी करते हैं आप, मेहनत भी बहुत अच्छी करके आते हैं। लेकिन ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, क्लीन इंडिया, मुद्रा, ये स्लोगन है क्या? एन.के. प्रेमचंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुद्रा अकेले में 7,78 लाख लोगों को लोन दिया है। और मैं कल ही स्टैंड अप इंडिया का रिव्यू करके आया हूं। कल ही 40,000 के आसपास लोगों को, SC, ST और महिला एंटरप्रेन्योर नए बने, जिनको 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए का लोन मिल रहा है। धरातल पे उतर रही है योजनाएं। जब धरातल पे उतर रही है ये योजनाएं, और ये स्लोगन नहीं है, ये भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली योजनाएं हैं। एक जिक्र आया कि NCL, PACL, NSCL, PACL, एल्डर फार्मा, ये सही कह रहे हैं मंत्री जी, हमारे अरुण जेटली साहब वित्त मंत्री जी, कि ये आपकी विरासत है, हमें मिली है और हम इसको हल कर रहे हैं। मैं इसमें बताना चाह रहा हूं कि NSCL के केस में एक मीटिंग महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर के साथ हुई है। आपके पत्र किरीट जी बहुत आते रहते हैं इस संबंध में। और जो छोटे निवेशक हैं उनका पैसा वापस दिलाने में ये सरकार दृढ़ संकल्प है। चाहे PACL का इशू हमारे सुभाष भेड़िया जी ने उठाया, चाहे PACL हो, PACL में लोटा कमेटी बनी हुई है सभापति जी, और एल्डर फार्मा का इशू आपने उठाया, और शारदा हो, रोज वैली हो, जो भी हो, हमारी सरकार का स्पष्ट मंत्र है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, कि ये जो छोटे छोटे निवेशक हैं जिन्होंने भरोसा करके कैपिटल मार्केट में अपना पैसा जमा करा है,
उनको राहत देनी है। और मैं ये आपके माध्यम से जिम्मेदारी से कहता हूं कि उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि इनको राहत देनी है। इसलिए भरोसा इस सरकार के प्रति बढ़ा है। अभी ओईसीडी की एक सर्वे रिपोर्ट आई है सभापति जी, अभी एक ओईसीडी की सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि भारत के 73 सिटीजन ने जो वर्तमान सरकार चल रही है उस पे भरोसा किया है। इसलिए तो ये भरोसे की सरकार है। 73% मैक्सिमम, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, हमारे बाद है डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये भरोसे की सरकार है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी, हमारी लोढ़ा कमेटी की भी अब रिपोर्ट आई हुई है, अलग से भी मंत्रालय काम कर रहा है, एसएफआईओ भी काम कर रहा है, ईडी भी अपने काम में लगी हुई है, सीबीआई भी काम कर रहे हैं। लगातार ये छोटे निवेशक हैं, उनके पक्ष में ये सरकार खड़ी है। अभी एक आया विषय कि कैपिटल मार्केट में ये ब्लैक करने वाली कंपनियां, क्या बात कर रहे हो साहब? कैपिटल मार्केट इस देश की हेल्थ होती है। ये जो आपने इधर तो कहा कि ये इसमें छोटे निवेशकों के प्रति भरोसा घटा है। अगर निवेशकों का भरोसा घटता तो कैपिटल मार्केट का सेंसेक्स 32,000 को पार नहीं करता। ये 32,000 को पार कर रहा है, स्टे कर रहा है। जब 31,000 को पार किया था तो बहुत से लोगों ने, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये टेम्परेरी फेज है। 31,000 स्टे किया, 32,000 क्रॉस कर दिया, स्टे कर रहा है। इसका मतलब कैपिटल मार्केट में भारत की हेल्थ ठीक हो रही है, ये दर्शा रहा है। ये मैं आपके माध्यम से सभापति जी 2-3 विषय और हैं जिनको टच करना चाह रहा हूं। आपने कहा कि इकोनॉमी की साइज, भर्तृहरि मेहताब साहब ने कहा कि इकोनॉमी की साइज सिकुड़ रही है। और आपने ये भी कहा कि बार बार अमेंडमेंट क्यों आ रहे हैं। देखिए 2013 का बिल बहुत, आप साक्षी हैं, रात को यहाँ बहुत देर तक बैठना पड़ा था, शायद 10 बज गई होगी। और उसके बाद कितने लोगों ने प्रतिवेदन दिए, बहुत लोगों ने प्रतिवेदन दिए। और हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय जो सचिव स्तर में कमेटी बनी, उसने सुझाव दिए। लेकिन जब राज्यसभा में यह बिल चर्चा में आया तो राज्यसभा ने यह कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट बिल लाइए। इसलिए जो कमेटी बनी, फाइनेंस कमेटी पे गया, और कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट बिल है ही जो राज्यसभा में चर्चा के दौरान ये विषय आया, इसलिए हम अमेंडमेंट ला रहे हैं। बार बार 2015 में अमेंडमेंट किया हमने, तो वहां राज्यसभा में चर्चा के बाद जो एक विषय आया, उसके बाद ये बिल आए। इसलिए हम नहीं ला रहे हैं हमारी मर्जी से। जो सदस्य सुझाव देते हैं, जो संसद सुझाव देती है और जो कमेटी सुझाव देती है, उसके आधार पर हमने ये कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाए। और कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें ऑलमोस्ट ऑल रिकमेंडेशन हमने इसमें मंजूर की है, स्वीकारी है। और जो रह गई थोड़ी बहुत अमेंडमेंट के माध्यम से ला रहे हैं। मैं इकोनॉमिक साइज के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं भर्तृहरि मेहताब जी। अभी एक सर्वे आया है जिसमें आपने भी पढ़ा होगा एक सर्वे, और हमने नहीं किया है, एक वेस्टर्न वर्ल्ड की एक एजेंसी है जिसने किया है। और वो कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी की साइज बाय 2030 तक इतनी हो जाएगी कि वो 4 डेवलप्ड देशों को क्रॉस करेगी। किन किन को? जापान को, जर्मनी को, फ्रांस को, यूके को। और इंडिया विल बी बिकम ए 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। तो सिकुड़ कहां रही है भर्तृहरि जी मेहताब साहब? जितने हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? 2016 दिसंबर के बाद ये जो पिछले 5-7 महीने हो गए, इंक्लूडिंग जुलाई, द क्रेडिट आउटगो फ्रॉम बैंक हैज कम डाउन टू 5%, विच इज द लोएस्ट इन लास्ट 60 years। यही बात मैंने कहा, यही उदाहरण मैंने दिया। आपने इकोनॉमी की भी बात करी कि सिकुड़ रही है, इसके साथ साथ इसलिए मैं बताऊं आपको, दिस इज हम भर्तृहरि मेहताब साहब, सभापति जी, 2017 का वर्ष है ये। और ये 2017 के वर्ष का जब भी कोई असेसमेंट करेगा, इतिहासकार या प्लानर या हमारे नीति निर्धारण करने वाले लोग, तो ये 2017 का वर्ष ये आर्थिक सुधारों का वर्ष कहलाएगा।
हमने 8 नवंबर को 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया। 2017 के जनवरी से ये देश तेजी से डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ा। उसके बाद हमने यूनियन बजट 28 फरवरी से 1 फरवरी किया। उसके बाद हमने रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज किया। उसके बाद हमने फाइनेंस बिल पहली बार देश के इतिहास में 31 मार्च तक पास कर दिया। 1 अप्रैल को राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को खर्चे करने के लिए अधिकृत कर दिया। और उसके बाद जीएसटी इस देश में 1 जुलाई से लागू कर दिया। और ये कंपनी बिल का भी अब अमेंडमेंट आज ये सदन कर रहा है। मुझे लगता है कि ये वर्ष 2017 आर्थिक सुधारों का वर्ष होगा। जब ये आर्थिक सुधारों का वर्ष होगा तो इकोनॉमी की साइज निश्चित रूप से भर्तृहरि मेहताब साहब बढ़ेगी। मैं ये कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, निश्चित रूप से बढ़ेगी। एक विषय आया आधार का विषय कि भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं भर्तृहरि मेहताब साहब आपको, ये पहली सरकार है जिसने ऑनगोइंग स्कीम में जो भ्रष्टाचार हो रहा था ना, उसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके रोकने का प्रयास किया है। जैसे चंडीगढ़ केरोसिन जा रहा था, हम अगर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते तो हम कहते हैं भी आपके पास तो गैस है, आप केरोसिन क्यों ले रहे हैं। और जब पहले कभी केरोसिन बंद करते थे, कुछ सरकारों ने करने की कोशिश की होगी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप तो छोटे लोगों का हक मार रहे हो। और जब हमने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया तो चंडीगढ़ केरोसिन फ्री हो गया। ऐसा करके हमने अलग अलग योजनाओं में 57,000 करोड़ रुपए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने बचाए ऑनगोइंग स्कीम में। जनता तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सभापति जी कि ये कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2016 सबकी चर्चा के बाद आया है। सब सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, हमने सब सुझाव नोट भी किए हैं। मैं चाहता हूं कि इस बिल को पास करने का सदन पूरी व्यवस्था करे, कृपा करे, ताकि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी की साइज जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों ने तय की है और जो हमारे माननीय मोदी जी का सपना है कि भारत 2022 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो जाए, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। ये पास करने की मैं अपील करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।